ज़ॉम्बीज़ के भयानक खौफ के बीच क्या एक मासूम बच्चा इस तबाही से बच पाएगा? फिल्म का आगाज होता है कुछ बच्चों से जो एक घर में टीवी देख रहे हैं। तभी जोर से दरवाजा खुलता है और एक इन्फेक्टेड आदमी आता है जो बच्चों के पेरेंट्स पर अटैक करता हुआ आता है। उन्हीं बच्चों में एक लड़का होता है जिसका नाम है जेमी। जब जेमी दरवाजा खोल के बाहर आता है तो देखता है कि लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उसकी मॉम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उसकी मॉम उसे यहाँ से भाग जाने का कहती है। जेमी घर से भागकर एक चर्च में आता है जहाँ उसके डैड रहते हैं जो कि चर्च में फादर हैं। उसके डैड उसे हौसला देते हैं और प्रोटेक्शन के लिए अपना क्रॉस पेंडेंट भी देते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। जेमी के डैड उसे छुपने के लिए भेज देते हैं। ज़ॉम्बीज़ आकर उसके डैड को काट लेते हैं। जेमी छुपकर यह सब देख रहा होता है। फिर ज़ॉम्बीज़ के जाने के बाद वह यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 28 इयर्स लेटर, जहाँ हम एक आइलैंड पर स्पाइक को देखते हैं जो अपने फादर जेमी के साथ रहता है। लेकिन यह वो जेमी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। यह है स्पाइक की मदर जो कि बीमार है। इसका नाम है आइला। जेमी आवाजें सुनकर ऊपर आता है। स्पाइक भी यहाँ आ जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर उसे प्यार करता है। इसी दौरान जेमी आइला को बताता है कि वो स्पाइक को शिकार पर ले जाने लगा है, जिस पर आइला गुस्सा हो जाती है। मगर स्पाइक अपनी माँ को तसल्ली देकर समझा देता है कि वह बस शिकार पर जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइक अपने पापा के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार है। उनके घर में एक बूढ़ा आदमी सैम भी रहता है। अब स्पाइक अपने पापा के साथ घर से निकलता है। बाकी सब लोग स्पाइक का वेलकम करते हैं और उसे ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यह उसका पहला शिकार ट्रिप है जंगल में। जंगल में जाने से पहले स्पाइक को सारे रूल समझा दिए जाते हैं जो उसे पहले से ही मालूम होते हैं। यह दोनों आइलैंड के गेट से बाहर निकलते हैं। अब इन लोगों को समंदर के नीचे छुपे हुए रास्ते से गुजरना है जो सिर्फ तभी दिखाई देता है जब पानी का लेवल नीचे होता है। तो जैसे ही मौका मिलता है वह सीक्रेट रास्ते से समंदर पार करके मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक पहली बार इस जगह को देख रहा होता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। यहाँ स्पाइक को ज़ॉम्बीज़ से दूर रहना होगा। फिर यह दोनों जंगल के अंदर चले आते हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी क्रॉल करता नजर आता है। जेमी स्पाइक को समझाता है कि यह ज़ॉम्बीज़ रेंग कर अटैक करते हैं, इसीलिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। इनकी स्किन मोटी होती है तो इनको मारने के लिए सीधा नेक पर वार करना होता है। यहाँ जेमी स्पाइक को पहला शिकार करने का कहता है तो स्पाइक तीरकमान निकालता है और ज़ॉम्बी के गले में तीर मार देता है। वह ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। लेकिन वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें जेमी मार डालता है। इसी तरह स्पाइक का पहला शिकार सक्सेसफुल हो जाता है और उसे बहुत खुशी होती है। फिर यह दोनों आगे बढ़ते हैं तो मवेशियों का रेवड़ गुजर रहा होता है जो इनको बहुत अच्छा लगता है। आगे चलते जेमी और स्पाइक एक पुराने घर तक पहुंचते हैं। इन्हें वहां से कुछ जरूरी सामान लेना होता है, लेकिन घर के अंदर उन्हें कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। तभी एक कमरे से आवाजें आती हैं। जब वह दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी नजर आता है जो उल्टा लटका हुआ है जिसे कौवे काट रहे होते हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा है लेकिन इन्फेक्टेड है। जेमी स्पाइक को उस ज़ॉम्बी को तीर मारने का कहता है, लेकिन स्पाइक डर जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी हरकत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि नीचे आ जाए। जब जेमी बार बार कहता है तब स्पाइक हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को तीर मारकर हलाक कर देता है। दूसरी जानिब आइला को स्कूल और ट्रेनिंग के फ्लैशबैक आते हैं जिनमें ज़ॉम्बीज़ से फाइट सिखाई जाती है। इसके बाद जेमी और स्पाइक जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती हैं। जेमी जब आसपास देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह काम किसी नॉर्मल ज़ॉम्बी का नहीं बल्कि रेस वायरस का है। जब किसी में रेस वायरस चला जाता है तो वह नॉर्मल ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे ज़ॉम्बीज न सिर्फ स्ट्रांग होते हैं बल्कि सोच भी सकते हैं। इसीलिए जेमी स्पाइक को फौरन यहाँ से निकलने का कहता है। आगे बढ़ते हुए स्पाइक और जेमी का सामना तेज और खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बीज से होता है। जेमी कुछ ज़ॉम्बीज को मार डालता है। फिर दोनों भागकर एक पुराने घर में छुप जाते हैं।
लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते और वहां तक पहुंच जाते हैं। जेमी वहां भी अपनी तीरकमान से काफी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। मजीद ज़ॉम्बीज घर में आते रहते हैं, लेकिन जेमी और स्पाइक आखिरकार घर की अटारी में छुप जाते हैं और जेमी रात यहीं गुजारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर सब लोग स्पाइक और जेमी का वेट कर रहे होते हैं। स्पाइक पहली बार आइलैंड से बाहर गया होता है, इसीलिए सब लोग उसका वेलकम करना चाहते हैं, जबकि स्पाइक और जेमी अभी तक उसी घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। यहाँ से दूर साउथ की जानिब स्पाइक आग जलती हुई देखता है तो उसके मुतालिक जेमी से सवाल करता है, मगर उसे भी कुछ मालूम नहीं होता कि यह आग क्यों जल रही है। अब रात को जेमी और स्पाइक सो रहे होते हैं तो स्पाइक को अपनी मां के डूबने के नाइटमेयर्स आते हैं। बिल्डिंग के बाहर से कुछ जानवर गुजरते हैं जिससे बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। घर बहुत पुराना होता है, इसलिए वह टूटकर गिरने लगता है, तो स्पाइक और जेमी फौरन बाहर भाग जाते हैं। जेमी वापस घर जाने का फैसला करता है, मगर समंदर का लेवल अप है तो रास्ता नहीं मिलेगा। मगर यह लोग भागकर समंदर तक पहुंच जाते हैं और वह उस छुपे हुए रास्ते को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ दौड़ रहा होता है। यह देखकर दोनों आइलैंड गेट की जानिब तेजी से भागते हैं। ज़ॉम्बी इनसे भी ज्यादा तेज भाग रहा होता है। रास्ते में स्पाइक गिर जाता है। जेमी उसे उठाकर भागता है और मुश्किल से यह दोनों आइलैंड के दरवाजे के करीब पहुंचकर चिल्लाकर मदद मांगते हैं। तब उनके साथी लोग जाग जाते हैं और ज़ॉम्बी के अटैक करने से पहले वह उस ज़ॉम्बी को आग वाला तीर मारकर हलाक कर देते हैं। फिर कंफर्म करके कि यह दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो इनको आइलैंड के अंदर ले जाया जाता है। स्पाइक की कामयाबी की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी के दौरान स्पाइक देखता है कि उसके पापा एक लड़की के साथ जा रहे होते हैं और वह दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। स्पाइक यह देखकर हर्ट हो जाता है तो वापस घर आ जाता है। स्पाइक सैम से बात करते हुए उसे उस आग के मुतालिक बताता है जो उसने जंगल में देखी थी। सैम बताता है कि वह आग डॉक्टर कैल्सन नाम के एक आदमी ने लगाई होगी, जो कि सैम का 30 साल पुराना दोस्त है, लेकिन वह जंगल में ही रह गया और सैम आइलैंड में आ गया। इसके बाद स्पाइक अपनी माँ के पास आ जाता है। जब सुबह जेमी घर वापस आता है तो स्पाइक उससे नाराजगी का इजहार करता है कि उसका बाप दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड है और यह भी शिकवा करता है कि जेमी ने डॉक्टर कैल्सन के बारे में झूठ बोला था। स्पाइक को लगता है कि वह डॉक्टर उसकी मां को ठीक कर सकता है, लेकिन जेमी क्लियर करता है कि वह डॉक्टर नहीं है, वह एक पागल आदमी है जिसको इन्होंने लाशों को आग लगाते देखा था और डर कर भाग आए। इन्हीं बातों के गुस्से में जेमी स्पाइक को थप्पड़ मार देता है, जिससे स्पाइक और ज्यादा हर्ट हो जाता है और अपनी मां के पास भाग जाता है। अगले दिन स्पाइक आइलैंड में एक जगह पर जानबूझकर आग लगा देता है और सब लोगों को कहता है कि वह आग बुझाई जाए। तो जो लोग गेट पर सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वह भी आग बुझाने के लिए वहां भाग जाते हैं। तब स्पाइक चुपके से बिना किसी को बताए अपनी मॉम को उठाता है और मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वह अपनी मां को डॉक्टर कैल्सन के पास ले जा रहा होता है। इस तरह स्पाइक और उसकी मॉम की एक लंबी जर्नी का आगाज होता है। शाम होती है तो यह एक पुरानी इमारत में स्टे करते हैं। आइला सो जाती है तो स्पाइक बाहर पहरा देने बैठ जाता है, लेकिन वो खुद भी सो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक क्रॉलिंग ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है और स्पाइक का शूलेस खाने लगता है और फिर स्पाइक के मुंह के करीब होता है तो एकदम से स्पाइक जाग जाता है, जैसे यह कोई डरावना ख्वाब था। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइक के पास उसकी माँ बैठी हुई है और यह कोई डरावना ख्वाब नहीं था, बल्कि पास में ही उस क्रॉलिंग ज़ॉम्बी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि आइला ने ही उस ज़ॉम्बी को मार डाला है जब वह उसके बेटे को बाइट करने लगा था। दूसरी तरफ मेनलैंड में कुछ सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को मारने आ जाते हैं। वो कई ज़ॉम्बीज को गोलियां मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सिर्फ एक सोल्जर एरिक बचता है जो किसी तरह वहां से भाग जाता है। अब स्पाइक और उसकी मॉम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता है तो स्पाइक उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, लेकिन फिर काफी सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ जाते हैं।
तो स्पाइक और उसकी मॉम भागकर एक गैस स्टेशन में छुप जाते हैं, लेकिन वहां चारों तरफ गैस फैली होती है और ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहीं वो बचा हुआ सोल्जर एरिक वहां आ जाता है और गोली चला देता है। गैस होने की वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है, सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। स्पाइक और उसकी मॉम किसी तरह बच जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब वो सोल्जर भी इनको ज्वाइन कर लेता है। सोल्जर बताता है कि वह स्वीडन से आया है और यह लोग अक्सर यहाँ ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आते हैं, पर इस बार पूरी टीम मर गई है, सिर्फ एरिक ही जिंदा बचा है। यह लोग बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और एक जगह जाकर रेस्ट करते हैं। स्पाइक अपने साथ काफी सारे सेब ले आया था जो वह सोल्जर को दे देता है। सोल्जर के पास एक फोन भी होता है। स्पाइक ने पहली बार फोन देखा होता है, इसलिए उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। फिर स्पाइक एरिक को बताता है कि वह अपनी मॉम को डॉक्टर के पास ले जा रहा है और सब ठीक होने के बाद स्पाइक एरिक को भी अपने साथ आइलैंड में ले जाएगा। आगे चलते चलते उन्हें एक ट्रेन नजर आती है। ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही हैं। स्पाइक की मॉम ट्रेन के अंदर जाती है और देखती है कि आवाजें कहां से आ रही हैं। तो वह देखती है कि एक ज़ॉम्बी वहां प्रेग्नेंट होती है और बेबी डिलीवर करने वाली होती है। अब स्पाइक की मॉम उस ज़ॉम्बी की मदद करती है और वह ज़ॉम्बी एक बेबी डिलीवर करती है। सरप्राइजिंगली बेबी इन्फेक्टेड नहीं होता। जब ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, तभी एरिक उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। एरिक कहता है कि इस बेबी को यहीं छोड़ दिया जाए, यह डेंजरस हो सकता है, लेकिन आइला बेबी को छोड़ने से मना कर देती है। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है जो सोल्जर को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। यह देखकर स्पाइक और आइला फौरन वहां से भागने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाता है। स्पाइक उस ज़ॉम्बी को बहुत सारे तीर मारकर हलाक करने की कोशिश करता है, मगर उस पर कुछ असर नहीं होता। जब ज़ॉम्बी दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, तभी एक आदमी वहां आ जाता है। वो दूर से ज़ॉम्बी पर बेहोशी का इंजेक्शन फूंक देता है। तब पता चलता है कि यह आदमी डॉक्टर कैल्सन है जो इसी एरिया में रहता है। डॉक्टर कैल्सन कहता है, जब तक यह ज़ॉम्बी होश में ना आए हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। फिर एक नदी पार करके डॉक्टर स्पाइक और आइला को अपने हाइडआउट में ले जाता है। उस जगह पर डॉक्टर ने हड्डियों और खोपड़ियों से बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाए होते हैं। यहाँ डॉक्टर के अलावा सिर्फ ज़ॉम्बीज ही पाए जाते हैं। मतलब स्पाइक और आइला काफी अरसे बाद यहाँ पहले विजिटर्स हैं। स्पाइक डॉक्टर को बताता है कि वह यहाँ अपनी मॉम का इलाज करवाने आया है। डॉक्टर कैल्सन के पास कोई प्रॉपर मशीन या टूल नहीं है जिससे वह चेक कर सके कि आइला को क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर आइला को चेक करना स्टार्ट करता है। काफी देर तक चेक करने के बाद वह फाइनली बताता है कि इसको कैंसर है और उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। जब स्पाइक को यह पता चलता है कि उसकी मॉम मरने वाली है, तो वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, मगर डॉक्टर और फिर आइला उसको तसल्ली देते हैं। फिर डॉक्टर कैल्सन आइला को एक जगह ले जाकर उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो आइला की खोपड़ी लेकर वापस आता है और स्पाइक से कहता है, इस खोपड़ी को उस जगह लगा दो जहां तुम्हें लगता है कि इसकी असली जगह है। तो स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के ऊपर चढ़कर सबसे ऊपर अपनी मॉम की खोपड़ी लगा देता है। तभी वही ज़ॉम्बी वापस होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश किया गया था। तब स्पाइक और डॉक्टर कैल्सन छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर कैल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक वक्त पर एक्शन लेता है और ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है। इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। डॉक्टर कैल्सन फिर स्पाइक को बोलता है कि वह बेबी को लेकर वापस आइलैंड पर चला जाए, तो स्पाइक निकल पड़ता है, लेकिन वह अपने घर नहीं जाता। वह जंगल के अंदर ही रह जाता है और बेबी को एक जगह गेट पर लटका देता है और साथ ही एक लेटर लिख देता है।
जो लोग आइलैंड में रहते हैं वह बेबी को देख लेते हैं और लेटर से पता चल जाता है कि यह बेबी स्पाइक ने छोड़ा है। जब यह बात स्पाइक के पापा को पता चलती है तो वह फौरन मेनलैंड की तरफ भागते हैं, लेकिन समंदर का लेवल बढ़ गया होता है, इसलिए वह क्रॉस नहीं कर पाते। अब हम स्पाइक को देखते हैं जो एक जगह अकेला बैठा होता है, अपने लिए फिश बेक कर रहा होता है। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते हैं। स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसी वक्त यहाँ एक आदमी सामने आता है जो स्पाइक को अप्रिशिएट करता है। इसका नाम जेमी होता है। जी, यह वही जेमी है जिसका फादर चर्च में फादर था और जिन्होंने इसे एक क्रॉस दिया था जो अभी तक इसने पहना हुआ है। जेमी के साथ उसकी पूरी टीम होती है। जेमी स्पाइक से कहता है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जेमी की टीम अपनी बेहतरीन फाइटिंग तकनीक से सब ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। फिर जेमी स्पाइक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो स्पाइक भी शेक हैंड कर लेता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। सो डियर व्यूअर्स, आपको आज का रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रिकैप के साथ।